हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के बारे में और यहाँ अपन डिस्कस कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने फिशर और वेज प्रोजेक्शन के अंदर आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। एल्केन अपन कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें उसकी प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों एल्कीन। एल्कीन को क्लियर करने से पहले मैं इसके एक आइसोमर्स जिसको अपन बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां आज अपन कंप्लीट जियोमेट्रिकल की ध्यान रखना दोस्तों, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन एल्कीन में अपन केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन मेथड से पहले अपन इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा इसके प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में दोस्तों मैं पूरा लूंगा जिसके अंदर एल्कीन जिस जिस मेथड से बनती है, भले वो 11th के अंदर जुड़ा हुआ मैटर हो, 12th का जुड़ा हुआ मैटर हो, या किसी बीएससी के अंदर कोई भी जो बीएससी के टॉपिक्स है उसमें अगर कोई रिएक्शन ऐड हो रही है तो वो सारे रिएक्शन में ऐड करूंगा। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी दोस्तों। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं यार, तो अपन डिस्कस करेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा और तीसरा, तीसरे में रखेंगे दोस्तों अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जितनी भी एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी, उन सभी को मैं एक साथ डे बाय डे क्लियर कराता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जनरल जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है वो देखना है। तो ये कह रहा है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले किन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है, या मैं कह दूं किन किन कंपाउंड्स में आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो सबसे पहले बात करें एल्कीन, दूसरा अपन बात करें ऑक्सीन, ऑक्सीन, तीसरे में बात करूं डाइएजो कंपाउंड्स, और चौथी में बात करूं साइक्लोएल्केन्स। और डाई सब्स्टिट्यूटेड कह देता हूं मैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, तो ये चार कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। अगर मैं एल्कीन की बात करूं दोस्तों, तो जनरली एक और चीज ध्यान रखनी है, इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां देखें तो यहां डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो डबल बॉन्ड नहीं होगा तो यहां कोई ग्रुप होंगे, और इन ग्रुप में ये कहा जाए कि यहां इस बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इस बॉन्ड का एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पर भी इस साइक्लोएल्केन के अंदर, क्योंकि अपन जानते हैं साइक्लोएल्केन, ध्यान रखना दोस्तों, साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्केन फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करती है, रिंग आइसोमेरिज्म शो करती है किसके साथ में? एल्कीन के साथ में, एल्कीन के साथ में रिंग एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसीलिए यहां पे भी डबल बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड तो नहीं है लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड है और इस रिंग की वजह से इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, यानी यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होगा। चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले एल्कीन के अंदर। एल्कीन की मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो और हर एक कार्बन एटम पर, ईच कार्बन एटम पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, भले ये इस कार्बन और इस कार्बन के ग्रुप सेम हो लेकिन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि ये ग्रुप इस तरह से, ये इस कार्बन और इस कार्बन पे प्रेजेंट ग्रुप सेम हो सकते हैं लेकिन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस कंडीशन में ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन में एक तो अपन देख लेंगे दोस्तों सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, और दूसरा देखेंगे अपन ई एंड जेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देखेंगे,
सॉरी सिस और ट्रांस आइसोमर्स देखेंगे इसके, और ऐसे ही ई एंड जेड आइसोमर्स अपन इस एल्कीन के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां इस ऑक्सिजन के अंदर, इस ऑक्सिजन के अंदर और डाईएजो ग्रुप के अंदर सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां आप सिस और ट्रांस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लीजिए, ये एक जनरल क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रख दिया है ताकि आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब भी कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि देखो जनरल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये अपन नॉर्मली मान लेते हैं। अगर आपने सेट दे रखा हो, नेट दे रखा हो, या कोई सारा कोई अदर आरपीएससी का एग्जाम दे रखा हो, तो जनरल क्वेश्चंस पूछने का जमाना था वो गया। अब आजकल आपको क्या कर रहे हैं कि इनमें आपको नॉमेनक्लेचर ऐड करके, हो सकता है ई और जेड आगे लगा के दे दिया जाए, या हो सकता है सिस और ट्रांस आगे लगा के दे दिया जाए। तो ये क्वेश्चंस आजकल अपने एग्जाम में आने लगे दोस्तों। तो अपने को ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है आरपीएससी के या किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, और अपन वैसे तो स्पेशल डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, तो अपन फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो अपन वो उस क्वेश्चन को देख करके अपना उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे 100%। बस अपने को ये देखना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस एल्कीन के अंदर, एल्कीन के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होती है ये अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन चलेंगे सिन और एंटी के बारे में, फिर अपन चलेंगे साइक्लोएल्केन के बारे में। ये सब होने के बाद में अपन टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं फिर वो देखेंगे। टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एल्कीन किस तरह से सिस और ट्रांस और इजेड आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके बाद में एल्कीन के बाद में जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के बाद में अपन चेक करेंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी, पोलैरिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट। ये सारे कैरेक्टर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करते जाइएगा इसको। सबसे पहले बात करें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। तो देखिए एल्कीन के बारे में जनरल कैरेक्टर में बता दूंगा चैप्टर में भी, क्योंकि एल्कीन्स को अपन ओलेफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और डिटेल अपन चैप्टर में देखेंगे। यहां मैं सबसे पहले कंडीशन बात कर रहा हूं कि अपने पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े हुए ईच कार्बन एटम, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आपके होने चाहिए। तो ईच, मैं ये कह सकता हूं ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी डबल बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए, नो डाउट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और फिर मैं ये कह दूं ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैव different groups और एटम्स। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी अपने को ध्यान रखनी है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, ध्यान रखना दोस्तों रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, इस डबल बॉन्ड की वजह से इसके अंदर जो ये बॉन्ड का रोटेशन है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट रहता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ बॉन्ड रोटेशन, ये लीजिए, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर अपने को पता होने चाहिए जनरली जब एल्कीन के अंदर अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिस एंड ट्रांस की, ठीक है सर। अब सिस का मतलब अपन समझते हैं कि जब सेम या सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन सेम साइड, जब सेम टाइप एंड सिमिलर ग्रुप एक ही तरफ प्रेजेंट होते हैं एक ही साइड में, तो उसको मैं कह दूं सिस। और अगर मैं सिमिलर ग्रुप्स को अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं, वो कौन से होंगे, ये वाले दोस्तों। इन पे प्रेजेंट इनकी प्रायोरिटी चेक करेंगे, ठीक है। और प्रायोरिटी चेक करके ये देखेंगे जो सेम सिमिलर ग्रुप होंगे प्रायोरिटी के बेसिस पर उनको सेम साइड में रखेंगे तो सिस, या वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, सिमिलर ग्रुप्स are present in opposite sides, ठीक है। कैसे वो देखें अपना।
तो देखिए अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूं सबसे पहले। अच्छा, प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखा था तो इसमें अपन ने डिस्कस किया था सीआईपी रूल की, जिसको सीआईपी रूल या सीक्वेंस रूल भी कहते हैं या प्रायोरिटी रूल भी कहते थे। कौन, इंगॉर्ड और प्रेलोग ने दिया था, और वही रूल आपको यहाँ पे भी लगाना है। सीआईपी रूल ही लगा करके आपको चेक करना है। अब जैसे मैंने ए इधर रख दिया, यहाँ रख दो बी, यहाँ रख दिया ए और यहाँ रख दिया बी, और ये सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में है तो इनका जो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा डायपोल मोमेंट का, वो सेम डायरेक्शन में है, तो मैं इसको कह सकता हूं सिस। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है दोस्तों, तो इस केस में ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी इसकी, ट्रांसफॉर्म। जैसे सिंपल सा एग्जांपल की मैं बात करता हूं, आपने इस कंपाउंड का नाम सुना होगा, सुना होगा बिल्कुल। आपने कहा होगा सर कि सक्सिनिक एसिड अपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल साहब, ये है अपने पास सक्सिनिक एसिड। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सक्सिनिक एसिड की दो हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल दी और ये कोई कंपाउंड बना लिया। अब इस कंपाउंड की मैं दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म बना सकता हूं। कैसे, अगर मैं दोनों COOH ग्रुप को सेम साइड में रख दूं तो ये दोनों ग्रुप्स सेम साइड में, सेम डायरेक्शन में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसकी सिस फॉर्म है। और इस सिस फॉर्म को दोस्तों बोलते हैं मैलाइक एसिड। क्या कह दूं इसको, मैलाइक एसिड। लेकिन अगर ये एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होते, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों COOH का मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म कहलाती। और इस ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं दोस्तों फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, तो देखो C4H4 और O4 है दोस्तों। तो हो सकता है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म कौन कौन सी बनती है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसमें पूछ लिया जाए कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, या जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, या कौन सी पोलर होगी, ठीक है, या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये सारे क्वेश्चन फिर अपने पास बनते जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने पास सिस और ट्रांस की जो जनरल कंडीशंस है एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहचानने की, वो मैंने बता दी है दोस्तों। चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दो एग्जांपल अपने पास, एक प्रोटोनिक एसिड का दे रखा है और दूसरा मैंने दे रखा है स्टिल्बिन का। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये कंपाउंड अपने पास होता है प्रोटोनिक एसिड, और दो बेंजीन रिंग इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, ये होता है स्टिल्बिन। आपने एमएससी प्रीवियस में पढ़ा होगा इसको, और बीएससी के अंदर भी आपने थर्ड ईयर में देखा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करें इस कंपाउंड की। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, और हर एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है साहब, तो इसकी दो फॉर्म बना सकते हैं अपन। कौन कौन सी, एक सिस फॉर्म जिसमें दोनों COOH, एक COOH सॉरी, एक तरफ CH3 ले लेता हूं मैं और एक तरफ H ले लेता हूं, एक तरफ COOH ले लेता हूं और दूसरी तरफ मैं H ले लेता हूं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में CH3 और COOH को या HH को अपोजिट डायरेक्शन में रख देता हूं। ठीक है साहब, अब अपन CIP रूल को फॉलो करते हैं दोस्तों। इन दोनों ग्रुप्स में से जो प्रायोरिटी के बेसिस पे देखा जाए, कौन इंगॉल्ड प्रेलोग सीक्वेंस रूल के बेसिस पे देखा जाए, तो इसमें पहली प्रायोरिटी इस ग्रुप को दे दी जाएगी और इन दोनों ग्रुप में से पहले प्रायोरिटी इस दे दी जाएगी। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये जो फॉर्म है दोस्तों वो सिस फॉर्म है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये ऐसे में इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लेता हूं मैं, एक तरफ फिनाइल रिंग रख देता हूं, दोनों तरफ दोनों एटम्स कार्बन डबल बॉन्डेड एटम्स पर। अब इन दोनों में प्रायोरिटी इसको दे दी जाए
प्रायोरिटी जानते हैं अपन, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इन दोनों कार्बन एटम पर अटैच्ड फिनाइल रिंग को एक दूसरे के अपोजिट रख दूं, ये लीजिए, तो ये तो फॉर्म होगी दोस्तों सिस और ये हो गई ट्रांस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि सर एक तरफ COOH ले लीजिए, एक तरफ C ट्रिपल बॉन्ड N ले लीजिए, एक तरफ CH3 ले लीजिए और एक तरफ C2H5 ले लीजिए, तो देखो इसका तरीका क्या था दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि ये C डबल बॉन्ड OH है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी एक ही कार्बन पे दो ऑक्सीजन इस तरह से है दोस्तों, ये लिख सकता हूं और इस ऑक्सीजन को ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल सा तरीका है। तो अब आप यहां से आप प्रायोरिटी को चेक कर सकते हैं। अब देखो इस कार्बन पर इसको आप, अच्छा इसमें भी ध्यान रखना है कि इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस कार्बन से इस तरह से नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और इस नाइट्रोजन से इस तरह से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो यहां से आप प्रायोरिटी को चेक करके आप बता सकते हैं कि किस तरफ सिस होगा या किस तरफ ट्रांस। तो इन दोनों के बेसिस पे देखा जाए तो इस ग्रुप को देखा जाएगा और इन दोनों में देखा जाए तो इस ग्रुप को देखा जाएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये होगी इसकी सिस फॉर्म। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते, एक तरफ लिख देता हूं COOH और एक तरफ लिखता हूं Cl और यहाँ CH2H5 लिख देता हूं और ये हो गया CH3, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म हो गई, ये लीजिए। अब अपन कंपेयर करते हैं सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी के बारे में, सोल्बिलिटी के बारे में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और डायपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट करते जाइए इसको। बात करते हैं आगे का नया टॉपिक जिसमें अपने को चेक करनी है सिस और ट्रांस में से, सिस एंड ट्रांस में से इन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करें स्टेबिलिटी की, बात करेंगे दोस्तों। दूसरा मैं बात करता हूं डायपोल मोमेंट की ले लेता हूं दोस्तों, डायपोल मोमेंट। तीसरा मैं ले लेता हूं दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेता हूं। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट को इधर ले लेते हैं दोस्तों ताकि सेम करेक्टर आ जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट यहां ले लीजिए, अब ले लीजिए डायपोल मोमेंट। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल समझने के लिए लिख रहा हूं। चौथा ये है डायपोल मोमेंट के बाद में पोलैरिटी ले लीजिए। पांचवा ले लीजिए सॉल्बिलिटी, पांचवा ले लीजिए सॉल्बिलिटी, ठीक है। ये कुछ करेक्टर में ले रहा हूं दोस्तों, अब इनको मैं डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन, ठीक है। देखिए दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, मेरा पर्पस केवल आपको फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री करवाना है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी है ना आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री की, भले वो 12th लेवल सेकेंडरी लेवल की हो, 55 क्वेश्चन आते हैं, आपको सिलेबस मिल गया होगा, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। और अगर कोई किसी ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है अपना, ठीक है। आपको केवल इस व्हाट्सएप नंबर पर 9778588084 इस नंबर पर आपको अपना नाम, आप जिस जगह के हैं वो लिख करके भेज देना है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो मेरा केवल पर्पस आपको बता दूं दोस्तों कि आपको कंप्लीट केमिस्ट्री को करवाना है, इससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस आप अपनी केमिस्ट्री को घर बैठे करें, बस मेरा इतना ही पर्पस है। आप अच्छा लगे वीडियो तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर चैनल में अगर कुछ अच्छे सीखने को मिलता है तो आप जरूर सीखिए, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है दोस्तों। आप रेगुलर पढ़िए, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड कराऊंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको सारे के सारे वीडियोस टॉपिक वाइज मिले, सिस्टमेटिक तरीके से मिले और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिले दोस्तों। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को रेगुलर देखिए जो मैं डाल रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें स्टेबिलिटी की, तो ट्रांस की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है कंपेयर देन सिस की। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो ट्रांसफॉर्म में अगर कोई ए और ये जो बी ग्रुप है या इधर कोई ए ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप की जो प्रायोरिटी के बेसिस पे देख चेक कर रहे थे, इन दोनों ग्रुप की अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से रिपल्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिपल्शन बिटवीन टू ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप कह सकता हूं, टू सिमिलर ग्रुप्स, वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों, मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा कंडीशन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें
तो जहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वहां मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किसका, ट्रांस का। क्यों होगा, ये अगर मैं ये कहूं कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा, क्यों होगा, तो जो क्लोज पैकिंग है दोस्तों, क्रिस्टल के अंदर जो पैकिंग है इसकी, पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, वो क्या होती है दोस्तों, इसकी बहुत ही बेटर तरीके से अरेंज होती है या पैक्ड होती है। बेटर पैकिंग कह सकता हूं इसको, बेटर पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो जब पैकिंग इसकी बेटर होगी तो जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डायपोल मोमेंट की, तो देखिए सिस का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ट्रांस के कंपेयर में क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिस वाले का मैक्सिमम होता है कंपेयर देन ट्रांस के, इसीलिए सिस वाले की अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो वो ट्रांस के कंपेयर में ज्यादा होता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, जिसका डायपोल मोमेंट, जिसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है वो पोलर कंपाउंड कहलाता है। तो डायपोल मोमेंट जब सिस का ज्यादा है तो वो पोलर नेचर का होगा दोस्तों, और जो पोलर होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। यानी मैं ये कहता हूं कि सिस की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम या ग्रेटर देन होती है कंपेयर देन ट्रांस के। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड थे दोस्तों, जिसमें मैंने सिस और ट्रांस को कंप्लीटली कवर कर दिया है। अब देखिए आपको आई होप ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। एक तो इस टॉपिक का ध्यान रखना दोस्तों, जब ट्रांस की अगर मैं स्टेबिलिटी देख रहा हूं, ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट का रीजन मैंने बता दिया है पैकिंग। पैकिंग बहुत ही गजब की या मैं कह दूं बहुत ही टाइटली होती है, टाइटली पैक्ड होता है ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट यहां इन ट्रांसफॉर्म का ज्यादा होता है कंपेयर देन सिस के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक आज अपन यहीं तक करेंगे। यहां अपन आगे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इजेड आइसोमेरिज्म का, सिन एंड एंटी का, जो ऑक्सिम और डाइजो कंपाउंड्स में मैं कराऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा करके मैं फिनिश कर दूंगा। किसको, इजेड को, सिन एंड एंटी को, ठीक है, जो कि ऑक्सिम और डाइजो कंपाउंड्स में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों की या अपने दोस्तों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।